Exercise 8.1 we were doing. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Cause to the world that keep the passion. Respect. Oh yeah. चैप्टर इज गोइंग ऑन, जिसमें मैंने आपको सिखा रखा है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज थीटा है? थीटा क्या होता है? एनी एंगल, कोई सा भी एंगल जो होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, थीटा बोलते हैं। अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करते हैं, अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा को क्या करते हैं, डिवाइड, तो साइन थीटा क्या है, बी अपॉन एच, और कॉस थीटा क्या है, सही कह रहा हूँ? अगर लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो हो रहा है तो राइट हैंड साइड का भी क्या होगा, रेशियो। अगर लेफ्ट हैंड साइड आपस में डिवाइड हो रही है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, डिवाइड। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये एच से एच, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल, क्या बचेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन होता है, टेन थीटा। तो आपको पता है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपने साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या किया, रेशियो निकाला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो गया, क्या बचा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, टेन थीटा। इसका मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा, टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा, टेन थीटा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये समझ आ गया तो जल्दी से इसको नोट कर लो। बेसिक कॉन्सेप्ट हेडिंग बना के यहाँ तक तो कर ही लिया था आप लोगों ने, उसके बाद स्टेटमेंट्स थोड़ी ठीक कर लेना बस। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 10, मार्क इट मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने कहा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल एट क्यू, क्योंकि राइट एंगल किस पर बना रहा है, क्यू पर। ओके, वेयर पी आर प्लस क्यू आर इज 25 सेंटीमीटर। किसी एक की वैल्यू नहीं दी, दो का सम दिया है, पी आर प्लस क्यू आर का सम दिया है, दैट इज 25 सेंटीमीटर, इट इज गिवन। नेक्स्ट, पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू गिवन है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो पी आर और क्यू आर का तो सम गिवन है, दैट इज 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो आपको इस बार दो साइड्स में देकर एक ही साइड दी है। अभी तक इससे पहले जितने क्वेश्चन हमने किए हैं उन सब में दो साइड्स गिवन होती थी, तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से इजीली लगाकर निकाल सकते थे। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, जो वैल्यू है वो एक ही साइड की गिवन है, बाकी दोनों साइड्स की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन उनके बीच की रिलेशन तो गिवन है कि उनका सम कितना आ रहा है, 25 सेंटीमीटर। तो अगर उनके बीच की रिलेशन गिवन है तो हम इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को पाइथागोरस थ्योरम से ही सॉल्व करना है। ठीक है, बट इस रिलेशन का यूज करते हुए कि पी आर और क्यू आर का सम कितना है, 25 सेंटीमीटर। अगर मैं पी आर को और क्यू आर को कुछ लेट कर लेता हूँ, मान लो ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस, अगर एक एक्स है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। इससे कितने बच्चे भी करते हैं, ये तो सभी को पता है। अगर दो चीज़ों का सम 25 है और उसमें से एक एक्स है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। अगर दो चीज़ों का सम 25 है और उनमें से एक एक्स है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। तो अब आपको कौन सी थ्योरम लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है यहाँ पर, पी आर, परपेंडिकुलर का नाम क्या है, पी क्यू, एंड बेस का नाम क्या है, क्यू आर। वैल्यूज पुट करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी आर, 25 माइनस एक्स। बताओ क्या गलती की है, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो पूरे का स्क्वायर होगा, इसलिए ब्रैकेट आएगा। पी क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, 5, तो 5 का स्क्वायर, और क्यू आर को क्या लेट किया था, क्यू आर को क्या लेट किया है,
तो x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी, क्या लग जाएगी? आइडेंटिटी। विनायक बताओ बेटा आइडेंटिटी क्या होती है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सबसे ज़्यादा गलती यहीं पर देखने को मिलती है, बच्चे आइडेंटिटी नहीं लगाते, ध्यान रखना चीज़। 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x। कितने बच्चे बता सकते हैं कैंसिल क्या हो रहा है? बताओ प्रखर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का, दोनों एक्स स्क्वायर। इधर 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625, 2 × 25 58, और इधर 25। ये 625 इधर प्लस का उधर जाकर माइनस। एक्स आ जाएगा सॉल्व करके, कितना आ रहा है? एक्स कितना है आपके पास? यानी क्यू आर कितना आ गया? 12। तो पी आर कितना है? 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस 12 कितना आ जाएगा? 30। तो अब आपके पास ये सिंपल क्वेश्चन बन गया जिसमें आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता है। पी क्यू आर, ये 5 था, ये कितना आया था? 12, ये कितना आया था? 25 माइनस एक्स था, कितना आ गया था? ये। तो अगर आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता है तो आप कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा सकते हो। उन्होंने कौन कौन सा पूछा है? साइन पी और कॉस पी, टेन पी। ये तीनों अलग अलग पूछे हैं। ओके, साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब जो परपेंडिकुलर लेते हैं वो एंगल के सामने वाला होता है, तो P के सामने वाला परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? और हाइपोटेन्यूज ये होती है लॉन्गेस्ट साइड, वो कितनी है? 30 है। तो आपके पास आ जाएगा 12 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस वाली मशीन क्या देती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो P के साथ वाला बेस कहलाएगा कितना? बेस 5। एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? 13। तो आपके पास साइन पी है, कॉस पी है, आप टेन पी लगा सकते हो। कौन सा फॉर्मूला लगाते हो? साइन अपॉन कॉस। अभी आपको स्टार्टिंग में मैंने वही फॉर्मूला बताया। टेन पी का कौन सा फॉर्मूला लग सकता है? साइन पी अपॉन कॉस। अब ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला लगाते हुए कि एंगल शुड बी सेम। ऐसा ना हो कि यहाँ साइन पी है, यहाँ कॉस पी है और यहाँ टेन क्यू पूछा है या टेन आर पूछा है, तब ये नहीं चलेगा। टेन पी पूछा है तो साइन पी अपॉन कॉस पी ही होना चाहिए। एंगल सब जगह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं? गड़बड़ कर देते हैं। एक जगह साइन पी गिवन है, एक जगह साइन आर गिवन है, और टेन पी निकालने के लिए साइन पी अपॉन कॉस आर कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। एंगल क्या होना चाहिए? सब जगह सेम। जैसे टेन के साथ अगर थीटा आ रहा है तो साइन और कॉस के साथ भी क्या आएगा? थीटा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर टेन के साथ पी आ रहा है तो यहाँ पर भी साइन के साथ भी पी आना चाहिए और कॉस के साथ भी पी आना चाहिए। नॉर्मल भी आप इसको डायरेक्टली बता सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन अगर फॉर्मूले से करें तब भी वही आना चाहिए। तो साइन पी कितना है? 12 अपॉन 13। कॉस पी कितना है? 13 से 13 क्या बचेगा? और अगर मैं डायरेक्ट बताता परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो व्हाट इज परपेंडिकुलर? और बेस क्या है? तब भी 12 अपॉन 5 आता है ना। तो इससे हमारा जो फॉर्मूला आया टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वो वेरीफाई हो जाता है। कोई दिक्कत इस पर्टिकुलर क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से क्यों अलग था? क्योंकि बाकी सभी क्वेश्चंस में टू साइड्स जो होती हैं वो गिवन होती है, तीसरी साइड हम पाइथागोरस से निकालते हैं। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको सिर्फ एक साइड गिवन थी 5 सेंटीमीटर, बाकी दोनों साइड्स ही गिवन नहीं थी, लेकिन उनके बीच में रिलेशन थी कि उनका सम कितना है? 25। तो आपने क्या किया? एक को x मान लिया, दूसरा कितना हो गया? 25 माइनस एक्स। कितना हो गया दूसरा? 25 माइनस एक्स। वही जो क्वाड्रेटिक में बताया था ना, अगर किन्हीं दो का सम गिवन है तो एक को x मान लो, दूसरा क्या हो जाएगा? सम माइनस एक्स। तो यहाँ पर इन दोनों साइड्स का सम गिवन था, तो एक को x माना तो दूसरा क्या हो गया? सम माइनस एक्स, दैट इज 25 माइनस एक्स। उसके बाद फिर से वही किया जो आप हर क्वेश्चन में करते आ रहे हो। कौन सी थ्योरम? जब उसको लगाया, सॉल्व किया। पाइथागोरस थ्योरम में बस कहाँ गड़बड़ करते हैं बच्चे? आइडेंटिटी लगाना भूल जाते हैं। आप लोग तो नहीं भूलोगे। उसके बाद सॉल्व करने के बाद x कितना आ गया? 12। अब x पता है तो ये भी निकल जाएगा, 25x माइनस एक्स करके कितना आ गया? 13। जब आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता ही चल गई है तो ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन बन गया है जिसमें आपको साइन पी, कॉस पी और टेन पी बताना। आप तीनों को बता सकते हो। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चाहे आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाओ, चाहे साइन अपॉन कॉस लगाओ, आंसर विल बी सेम। बताओ ये किस किस को क्लियर हो? कोई दिक्कत परेशानी इसमें? यहाँ पर इसी के जैसा मिलता जुलता एग्जाम्पल 5 है। एग्जाम्पल 5 को भी मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए।
जिसको समझ आ गया इस तरह का क्वेश्चन कैसे करना है वो एग्जाम्पल 5 खुद से करना शुरू करो। जिसको नहीं समझ आया, हल्का सा भी डाउटफुल है, मेरे साथ बोर्ड पे समझना शुरू करो, नोट साथ के साथ करके आए बस। सबसे पहले तो एग्जाम्पल 5 में जो दी गई फिगर है उसको बना लीजिए, ट्राइंगल OPQ राइट एंगल टाइप P। OP equals to 7 centimeter, it is given. Only one side is given, other two sides में रिलेशन दी गई है और इस बार माइनस वाली रिलेशन दी गई है, प्लस वाली नहीं है। OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चंस क्यों अलग है? क्योंकि इनमें एक ही साइड गिवन है, बाकी दोनों साइड्स की रिलेशन दी गई है, गिवन नहीं दिया कि कितनी है। अगर मैं PQ को x मान लूँ, किसी को भी x मान सकते हो आप, आपके ऊपर है, चाहे OQ को मानो चाहे PQ को मानो। फिलहाल मैं PQ को लेट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा OQ माइनस x इक्वल्स टू 1, है ना। और OQ निकालने के लिए x को उधर भेज देंगे जो कि प्लस का बनेगा, तो ये जाएगा 1 प्लस x। सो बेसिकली OP तो आपको गिवन ही है 7 सेंटीमीटर, PQ को आपने क्या मान लिया x, और OQ कितना है आपके पास 1 प्लस। राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप इसमें कौन सी थ्योरम लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप आराम से सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हो x। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो कि OQ है, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर है QP और बेस है PO। OQ को क्या रखना है? 1 प्लस x का स्क्वायर होल स्क्वायर, QP को x और इसको 7। बताओ शौर्य, इसमें क्या गलती करते हैं बच्चे नेक्स्ट स्टेप में? आइडेंटिटी नहीं लगाते। कौन सी आइडेंटिटी लगनी चाहिए यहाँ पे? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होती है हमेशा आइडेंटिटी? a प्लस बी का होल स्क्वायर। मान्य a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। वैल्यूज वो आइडेंटिटी लगाकर सॉल्व कर सकते हो इजीली। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल भी हो जाएगा। बताओ फाइनली x क्या बचेगा? 24 या 25? किसके स्क्वायर है 24? ठीक है, अर्जित का नहीं हुआ है। आइडेंटिटी लगाई थी अर्जित? बच्चों आइडेंटिटी लगाकर तो हो जाना चाहिए था ये सभी से। 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज 40। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 2 2x इक्वल्स टू 49। ये 1 उधर माइनस का हो जाएगा 48, एक्स आ जाएगा 48 का हाफ, डेट इज 24। फाइन, क्लियर है? जिनका नहीं हुआ था ये यहाँ तक उनको भी क्लियर हो गया। अब आपके पास x आ गया 24, तो ये कितना हो जाएगा? 1 plus 24, that is 20। Now you have all three sides of a right angle triangle, जिसकी हेल्प से आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हो। उसने क्या क्या पूछा? sin q और cos q। यहाँ तक हो गया सभी का? So, अब आपके पास ये जो ट्राइंगल है बच्चों, क्या नाम था इसका? O B पर बन रहा था राइट एंगल। ये साइड कितनी थी? 7। ये कितनी आई है? 24। ये कितनी आई है? 25। सही लिखा है मैंने ट्रायंगल की साइड QPO है। QP ये 7 और ये क्या पूछ रहे हैं आपसे? sin Q और cos Q। साइन वाली मशीन क्या देती है? परपेंडिकुलर अपॉन Q वाले एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर उसके सामने वाला माना जाएगा कितना? 7 और हाइपोटेनियस 35, तो 7 अपॉन 25। Now what is cos Q? cos वाली मशीन क्या देती है? बेस। बेस क्या है इसके हिसाब से? 24 और हाइपोटेनियस क्या है? तो अभी तक इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करके आपको ये तो क्लियर हुआ होगा कि अगर आपको ट्राइंगल की साइड्स पता है तो आप कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो टेन हो। और अगर आपको साइन, कॉस और टेन पता है तो आप इनके रेसिप्रोकल करके कॉसेक, सेक और कॉट भी निकाल सकते हो। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? बोलते जाओ तभी याद होगा। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक किसका रेसिप्रोकल?
और tan और cot कैसे भी याद रख सकते हो, cot tan का रेसिप्रोकल tan cot, sec cos का रेसिप्रोकल cos sec, sin का रेसिप्रोकल cosec, cosec का रेसिप्रोकल। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता चल जाएं, जो कि आप इजीली पता लगा सकते हो अगर आपको दो साइड गिवन है, तो कौन सी थ्योरम लगाकर, कौन सी थ्योरम, तो आराम से आप कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। इसको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं, क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अब आते हैं कुछ थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस पर, जैसे कि ट्रू फॉल्स ज्वाइंट्स। ओके, आपके स्कूल्स में ना साइन ऑफ एंगल, कॉस ऑफ एंगल, टेंजेंट ऑफ एंगल, टेन ऑफ एंगल को इस तरह से भी लिखवाया हुआ हो सकता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस। बेसिकली साइड अपोजिट टू एंगल ए, एंगल ए के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन वाली मशीन क्या देती है आपको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जो कॉस वाली मशीन होती है वो क्या देती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कह रहे हैं साइड लो एडजेसेंट टू एंगल, एडजेसेंट मतलब बराबर वाली, तो बराबर वाली साइड बेस ही कहलाती है, बराबर वाली साइड क्या कहलाती है, बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेंजेंट मतलब टेन अगर निकाल रहे हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल के सामने वाला, और बेस क्या होता है, एंगल के साथ वाला। परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल के सामने वाला, बेस क्या होता है, एंगल के साथ वाला। तो साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए मतलब परपेंडिकुलर, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए मतलब उसके बराबर वाला क्या कहलाता है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो स्कूल में ऐसे भी लिखवाया जा सकता है, वो भी ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो, जो आप लिख रहे हो वो भी ठीक है। क्लियर? बाकी इनकी फुल फॉर्म है, जैसे साइन की फुल फॉर्म होती है SINE, वैसे हम क्या पढ़ते हैं, SIN पढ़ते हैं, लेकिन फुल फॉर्म अगर कोई पूछने लग जाए तो क्या फुल फॉर्म होती है, SINE। कॉस की कोसाइन होती है, ठीक है। टेन की कॉसेक की कॉसेकेंट, सेक की कोट की। तो वैसे फुल फॉर्म ज़्यादातर नहीं पूछी जाती, बट हाँ ट्रू फॉल्स में MCQ में पूछ सकते हैं कि बताओ किसकी फुल फॉर्म क्या है। तो साइन की तो सिंपल ही है, बस एक ई लगा देना है। कॉस की क्या होती है, कोसाइन। टेन की टेंजेंट, कॉसेक की कॉसेकेंट, सेक की सेकेंड, और कोट की कोटेंट। ये सब 6 की 6 फुल फॉर्म मार्जिन में लिख लो सब। साइन एरो लगाकर SINE, कॉस एरो लगाकर कोसाइन, टेन एरो लगाकर टेंजेंट, ऐसे सबके लिख लो। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ऑल्सो जस्टिफाई योर रीजंस। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 7, लेस देन 1। फॉल्स। क्यों? अभी हम सेकेंड एक्सरसाइज में देखेंगे कुछ एंगल्स में जो tan की वैल्यू होती है वो 1 से ज़्यादा भी होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ tan 60 डिग्री की, एंगल कितना ले रहा हूँ, 60 डिग्री। कितना एंगल लिया है, 60 डिग्री। तो उसमें जो tan 60 डिग्री की वैल्यू आती है सॉल्व करके, वो कितनी आती है, √3। अब √3 को अगर मैं सॉल्व करूँ, पॉइंट्स में लाऊँ, तो वो बैठती है 1.732 के आसपास। अप्रॉक्स कितनी बैठती है, 1.732। 1.732 1 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है। और वो क्या कह रहा था कि वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या हो गया ये पहली एक्सरसाइज में है ना। जब कभी भी आप किसी स्टेटमेंट को फॉल्स बोलते हो तो आपको सिर्फ एक एग्जांपल देने की जरूरत होती है, और वो आपका फॉल्स वाला स्टेटमेंट ठीक मान लिया जाता है। लेकिन जब आप किसी स्टेटमेंट को ट्रू बोलते हो तो खाली एग्जांपल से काम नहीं चलता, फिर आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। जब आपको किसी को गलत ठहराना है तो आप क्या दोगे, सिर्फ एक एग्जाम्पल, और आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी को ट्रू बताना है तो आपको उसे जस्टिफाई करना पड़ेगा विद स्टेटमेंट्स कि अगर मैं इसको ट्रू बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फिलहाल इस वाली स्टेटमेंट को क्या बोला था, फॉल्स। तो फॉल्स क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही tan 60 की वैल्यू हम निकालते हैं, मतलब एंगल अगर 60 डिग्री हो जाए तो आंसर क्या आता है, √3। √3 कितना होता है, 1.732, जो कि 1 से बड़ा है, और वो क्या कह रहा था, 1 से छोटा होना चाहिए। अब ये tan 60 अभी बताने वाला हूँ, इसी क्लास में बताने वाला हूँ, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है इससे। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3 1.732 के इक्वल होता है अप्रॉक्सीमेटली, जो कि 1 से बड़ा है। तो इसका आंसर नोटबुक में लिखो। क्वेश्चन नंबर 11 ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट फॉल्स। फॉल्स, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो फॉर एग्जांपल tan 60 डिग्री इक्वल्स टू √3, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू √3 इक्वल्स टू 1.732 डैश डैश डैश। डन। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, और इसका एक एग्जांपल भी हमने दे दिया। फॉल्स के लिए एग्जांपल से काम हो जाता है। नेक्स्ट, sec a इक्वल्स टू 12/5।
इसको आप डायरेक्टली नहीं बता सकते हो, पहले तो अपने माइंड में ये क्लियर करके चलो कि ये डायरेक्टली नहीं बताया जा सकता, इसके लिए आपको थोड़ी कैलकुलेशंस करने की जरूरत है। ठीक है, चलो आसान वैल्यू है तब तो आपने बता दिया लेकिन थोड़ी मुश्किल वैल्यूज भी तो आ सकती है ना, तो इसके लिए थोड़ी कैलकुलेशंस करने की जरूरत है। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सेक वाली मशीन क्या देती है। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस वाली मशीन क्या देती है? बेस अपॉन, तो ये क्या देगी फिर? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। भाई कॉस वाली मशीन आपको बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस देती है, सेक उसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये क्या देगी आपको? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। कितना गिवन है? 12 अपॉन। तो बच्चों हाइपोटेन्यूस को क्या मान लेंगे? 12 के, और बेस को क्या मान लेंगे? 5 के। ये तो करते आ रहे हैं हमारे पास हर क्वेश्चन में, जब हमें रेशो दी होती है, एक को हाइपोटेन्यूस को 12 के और बेस को 5 के। दो साइड्स पता है तो तीसरी साइड कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा कर। ये आपके पास ट्रायंगल बन गया, इसकी हाइपोटेन्यूस कितनी है? 12 के, बेस कितना है? 5 के। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट? परपेंडिकुलर। कौन सी थ्योरम लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना है? 12 के, तो 12 के का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस कितना है? 5 के का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके कितना आएगा ये? रूट 113 9 आ रहा है, रूट 119। अब सॉल्व करके आपके पास जो वैल्यू आई है वो रूट में आई है। क्या रूट में आंसर हो सकता है? Yes, sir. बिल्कुल हो सकता है, रूट में कोई दिक्कत ही नहीं है। जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे एक्सरसाइज में तब भी हमारे पास रूट में कुछ आ रहे थे आंसर्स, हमने उनको भी वैलिड मान के किया था। आया था ना एक में रूट 113 के, तो वो भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये भी ठीक है, रूट में 119 आ रहा है, भले ही हमें उसका रूट ना बताओ, लेकिन हम कैलकुलेटर की हेल्प से रूट 119 को तो सॉल्व कर सकते हैं ना, सॉल्व करके कोई तो वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट करता है, और अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये ट्रू है। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो क्या ये ट्रू। अभी हम इसका एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए वो क्या कंसीडर किया जाएगा? फॉल्स। इस तरह का क्वेश्चन आप कभी भी डायरेक्टली हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हो। इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेशन। ये पूरा अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है, जिसमें आप सेक ए, क्योंकि किसके इक्वल होता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस के। हाइपोटेन्यूस को क्या लेट करोगे? 12 के, और बेस को क्या लेट करोगे? 5 के, जो कि हम करते आ रहे हैं इस एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन में। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और परपेंडिकुलर निकालोगे। अगर निकल गया तो यस ये ट्रू है, और अगर नहीं निकल पा रहा है किसी केस में तो इसका मतलब ये ट्रू नहीं है। किस केस में नहीं निकलेगा अभी आगे देखते हैं। फिलहाल सेकंड डालकर अपने पास ये पूरा जस्टिफिकेशन नोट करो और फिर लिखो दिस इज द पॉसिबल कंडीशन सो इट इज ट्रू। ये पूरा नोट करो, फिर लिखो दिस इज द पॉसिबल कंडीशन सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। फाइनल स्टेटमेंट लिख ली, दिस इज द पॉसिबल कंडीशन सो इट इज ट्रू। और पॉसिबल कंडीशन इस वजह से भी है क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही हाइपोटेन्यूस से छोटे होते हैं। परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेन्यूस किसको बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस कितनी है? 12 के, बेस कितना है? 5 के, छोटा है। ये रूट 119 को जब सॉल्व करोगे तो ये भी 12 से छोटा आएगा, तो हाइपोटेन्यूस फिर से लॉन्गेस्ट साइड हो रही है। तो सारी चीज़ें वैलिड हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, बस आंसर रूट में आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आ सकता है। तो इसलिए आपका ये पूरा क्या माना जाएगा? ट्रू। क्या माना जाएगा? ट्रू। इसके जैसा ये एक और समझते हैं, जैसे कि ये लास्ट वाला है, इसमें इन्होंने कहा है कि साइन थीटा 4/3 है फॉर सम एंगल थीटा। अब साइन थीटा आपको क्या देता है? परपेंडिकुलर अपॉन, ये तो सभी को पता है। कितने दे रखा है इसमें साइन थीटा? 4/3। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना लेंगे? 4 के, और हाइपोटेन्यूस कितना लेंगे? 3 के। पहले तो देखो यहीं से क्लैरिटी आ जाती है, हाइपोटेन्यूस छोटी हो सकती है परपेंडिकुलर से? पॉसिबल ही नहीं है ना, तो यहीं पे ही गलत हो जाता है। बाकी अगर आप इसको ट्रायंगल लगाकर सॉल्व करने की कोशिश भी करते हो, क्योंकि ये 3 के है, ये 4 के है, बेस आपको नहीं पता, कौन सी थ्योरम लगानी है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 3k स्क्वायर इक्वल्स टू 4k स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल नोटिस कि लेफ्ट हैंड साइड में माइनस आएगा। क्या रहा है लेफ्ट हैंड साइड में? सही क्या है मैंने? 16 - 9 7। अब ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो स्क्वायर उधर जाकर क्या बन जाता है? स्क्वायर। स्पेस कम था इसलिए यहाँ रखा, तो इसके ऊपर क्या आएगा? स्क्वायर रूट। बताओ क्या गड़बड़ है?
रूट के अंदर माइनस आ गया, रूट के अंदर माइनस तो कभी भी पॉसिबल नहीं होता। ये चीज़ अपने दिमाग में बहुत अच्छे से फीड कर लो आगे तक के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक के लिए भी, कि रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं आता। रूट के अंदर जैसे माइनस दिखे गंदी सी शक्ल बना लो कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता। तो रूट के अंदर क्या नहीं आता, माइनस नहीं आता, तो नॉट पॉसिबल। ये कंडीशन कैसी है, नॉट पॉसिबल। तो ये फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा, नहीं ध्यान है सभी का। तो देखो ये वाला और ये वाला क्वेश्चन सेम था, उसमें जो कंडीशन सारी थी वो सारी ट्रू थी, उसमें गंदी शक्ल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसमें जरूरत पड़ी है क्योंकि इसमें अंडर रूट में क्या आ गया, माइनस। तो पहले ये पूरा जस्टिफिकेशन लिखो, मतलब एग्जांपल लिखो, और फिर लिखो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल सो इट इज फॉल्स। पहले सब कुछ लिख लो, फिर लिखो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। कौन सी कंडीशन पॉसिबल नहीं है जिसपे मुंह बनाना पड़ता है, अंडर रूट में क्या आ रहा है, माइनस। फाइनल लाइन क्या लिखी है, this condition is not possible, hence the given statement is false. थर्ड वाला देखो, cos A is the abbreviation, abbreviation में short form यूज करते हैं को सेकेंड के लिए। अभी ऊपर मार्जिन में लिखा था, cos की फुल फॉर्म तो क्या होती है, cosine। cos की फुल फॉर्म क्या होती है, cosecant की क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म। अलग अलग है, तो ये भी क्या हो गया, false। तो लिखो थर्ड पॉइंट डालकर लिखो, it is false, it is false as cos A is the abbreviation, as cos A is the abbreviation used for cosine A, is the abbreviation used for cosine A। cos A की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, cosine A। cos A is the abbreviation used for cosine A। फिर फोर्थ वाला, cot A is the product of cot into A। cot is a function, ये प्रोडक्ट नहीं हो रहा। कुछ बच्चों को ऐसे भी लगता है कि cot A लिखा है तो इसका मतलब cot into A। दिस इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। इट इज़ अ फंक्शन बेसिकली जिसमें आप एंगल डालते हो और वो आपको कुछ और निकाल कर देता है, साइड्स की रेशियो देता है, ठीक है। तो लिखो इट इज़ फॉल्स एज cot इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एज cot इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन which is applied on the given angle, which is applied on the given angle। ये क्या है, गिवन एंगल पर आपको क्या देगा, एक वैल्यू देगा। ये कोई मल्टीप्लाई नहीं है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये क्या है, एक फंक्शन। क्लियर टिल नाउ।